नमस्ते और आज की इस खास पड़ताल में आपका स्वागत है। आज हमारे सामने बैंकिंग के सिद्धांतों पर कुछ दस्तावेज हैं और हमारा फोकस है विदेश में पैसा भेजना और मंगाना। मतलब हम सबने इसके बारे में कभी ना कभी सोचा तो है, लेकिन इसके पीछे के नियम क्या हैं, ये फीमा क्या चीज़ है और ये जो लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम है, इसका असल मतलब क्या है। तो चलिए इन दस्तावेजों के आधार पर इसकी परतें खोलते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा इतिहास में चलते हैं। दस्तावेज में दो कानूनों का जिक्र है, फेरा और फीमा। ये सिर्फ नाम का फर्क नहीं लगता है ना, ऐसा लगता है कि भारत की पूरी सोच ही बदल गई। पहले था फेरा 1973 का कानून। ये इतना सख्त क्यों था? देखिए, फेरा यानी फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट उस दौर की सोच को दिखाता है। उस समय विदेशी मुद्रा को आप समझिए जैसे रेगिस्तान में पानी, बहुत कीमती, बहुत सीमित, तो उसे बचाकर रखना था, उसे नियंत्रित करना था। इसलिए इसके नियम बहुत ज्यादा कड़े थे। कड़े मतलब किस हद तक? मतलब इसका उल्लंघन करना एक आपराधिक मामला था, सीधे जेल हो सकती थी। फलसफा ये था कि देश से बाहर जाता हर डॉलर देश के लिए एक नुकसान है। ओ, तो हर डॉलर के बाहर जाने को एक नुकसान की तरह देखा जाता था। तो फिर 1999 में फीमा यानी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट ने क्या बदल दिया? सुनने में तो अच्छा लगता है, नियंत्रण से प्रबंधन। पर क्या आम आदमी के लिए भी जमीन पर कुछ बदला या ये सिर्फ बड़े कॉर्पोरेट्स के लिए था? नहीं, ये बहुत ही अच्छा सवाल है। फीमा सिर्फ एक कानून नहीं था, ये उदारीकरण के बाद भारत के नए आत्मविश्वास का प्रतीक था। प्रबंधन का मतलब था कि अब हम विदेशी मुद्रा के प्रवाह को रोकेंगे नहीं, उसे सही दिशा देंगे। और इसका सीधा फायदा आम आदमी को मिला। कैसे? सबसे बड़ा बदलाव क्या था? सबसे बड़ा बदलाव था सोच में। ज्यादातर उल्लंघनों को आपराधिक से सिविल मामलों में बदल दिया गया। मतलब जेल जाने का डर कम हुआ और जुर्माने का प्रावधान आया। इसने लोगों को, छोटे कारोबारियों को एक हौसला दिया। ठीक है, तो ये एक बुनियादी बदलाव था, पर नियम बदल गए तो उन्हें लागू कौन करता है? क्या अब कोई भी विदेशी मुद्रा का लेन देन कर सकता है? दस्तावेज में ऑथराइज्ड पर्सन, ऑथराइज्ड डीलर जैसे शब्द हैं। नहीं, ऐसा भी नहीं है कि ये खुला मैदान है। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ही इसका मुख्य रेगुलेटर है। आरबीआई ने कुछ चुनिंदा संस्थाओं को लाइसेंस दिए हैं जिन्हें ऑथराइज्ड पर्सन कहते हैं। आप इसे एक इकोसिस्टम की तरह समझिए जिसके केंद्र में आरबीआई है। और इस इकोसिस्टम में कौन-कौन है? देखिए, इसमें सबसे ऊपर हैं ऑथराइज्ड डीलर कैटेगरी 1। ये आपके बड़े बैंक हैं, एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई वगैरह। इन्हें हर तरह के विदेशी मुद्रा लेन देन की इजाजत है। फिर कुछ छोटे खिलाड़ी भी हैं, जैसे कैटेगरी 2 डीलर या फुल फ्लेज्ड मनी चेंजर, जो थोड़े सीमित काम करते हैं। जैसे यात्रा के लिए करेंसी बदलना? हाँ बिल्कुल, जैसे यात्रा के लिए विदेशी मुद्रा खरीदना या बेचना। लेकिन एक मिनट, क्या ये सिस्टम कभी-कभी बहुत ज्यादा नौकरशाही वाला नहीं हो जाता? मतलब हर छोटी चीज के लिए एक अधिकृत डीलर या बैंक के पास ही क्यों जाना पड़ता है? ये एक वाजिब चिंता है। हाँ, इसमें कागजी कार्रवाई होती है, पर इसके पीछे दो बड़े कारण हैं। पहला, पारदर्शिता। इससे मनी लॉन्ड्रिंग जैसे अवैध कामों पर रोक लगती है। और दूसरा, देश की आर्थिक स्थिरता। आरबीआई को पता होना चाहिए कि देश से कितनी विदेशी मुद्रा बाहर जा रही है। तो ये थोड़ी सी असुविधा एक बड़ी सुरक्षा के लिए है। ये बात समझ में आती है। अब इन दस्तावेजों में एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर बताया गया है, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन और कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। ये सुनने में थोड़ा तकनीकी लगता है, पर मुझे लगता है कि फीमा की पूरी कहानी इसी पर टिकी है। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। कानून इन दोनों को बहुत ही अलग अलग नजरिए से देखता है। करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन यानी चालू खाता लेन देन आपकी रोजमर्रा की जरूरतें हैं, जैसे विदेश में पढ़ रहे बच्चे की फीस भेजना, माता पिता के इलाज के लिए पैसे भेजना, विदेश यात्रा का खर्च। फैमा इन मामलों में बहुत उदार है। सरकार मानती है कि इन पे ज्यादा रोक टोक नहीं होनी चाहिए। तो ये सब जीवन की जरूरतें और सामान्य व्यापार से जुड़ी चीजें हो गई। लेकिन फिर कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन क्या है? मैं अंदाजा लगा सकती हूँ कि सरकार इसके बारे में ज्यादा सतर्क रहती होगी। जैसे विदेश में कोई घर खरीदना या किसी विदेशी कंपनी के शेयर खरीदना। बिल्कुल सही। कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन वो बड़े लेन देन हैं जो भारत से बाहर आपकी संपत्ति या देनदारियों को बदलते हैं। जैसे आपने कहा, विदेश में प्रॉपर्टी खरीदना, किसी विदेशी कंपनी में निवेश करना। इन पर सरकार और आरबीआई ज्यादा नियंत्रण रखते हैं, क्योंकि ये बड़ी मात्रा में होते हैं और देश की अर्थव्यवस्था पर बड़ा असर डाल सकते हैं। तो अगर सरकार कहती है कि आप विदेश में निवेश कर सकते हैं, तो सवाल उठता है कि एक आम इंसान ये करेगा कैसे?
क्या इसके लिए कोई खास खिड़की है? यहीं पर लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम यानी LRS की भूमिका आती है ना? हाँ, LRSC वो जादुई खिड़की है। ये फेमा के उदार चेहरे का सबसे बड़ा उदाहरण है। LRS के तहत भारत का कोई भी निवासी एक वित्तीय वर्ष में 2.5 लाख अमेरिकी डॉलर तक विदेश भेज सकता है। $2.5 लाख, ये तो एक बहुत बड़ी रकम है। मतलब एक आम भारतीय नागरिक एक साल में लगभग 2 करोड़ रुपए से ज्यादा विदेश भेज सकता है। जी हाँ, बिल्कुल। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये सीमा चालू और पूंजी दोनों तरह के खातों के लिए मिलाकर है। वाह, इससे तो लगभग हर व्यक्तिगत जरूरत पूरी हो सकती है। बिल्कुल। आप इस पैसे से अपने बच्चे को दुनिया की सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ा सकते हैं, परिवार के साथ दुनिया घूम सकते हैं, और तो और आप विदेश में घर भी खरीद सकते हैं या वहां के शेयर बाजार में निवेश कर सकते हैं। ये आम नागरिक को वैश्विक नागरिक बनाने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। लेकिन इसमें कोई टीच तो होगा, जैसे टैक्स वगैरह का क्या होता है? क्या सरकार इस पे नजर रखती है? हाँ, यहाँ एक महत्वपूर्ण बात है। TCS यानी टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। जब आप LRS के तहत पैसा भेजते हैं तो कुछ मामलों में बैंक आपके भेजे गए पैसे पर एक निश्चित प्रतिशत TCS काटता है, लेकिन ये समझना जरूरी है कि ये कोई नया टैक्स नहीं है। तो फिर ये क्या है? ये एक तरह का एडवांस टैक्स है, जिसे आप बाद में अपना इनकम टैक्स रिटर्न भरते समय एडजस्ट कर सकते हैं या रिफंड क्लेम कर सकते हैं। यह सरकार के लिए बस ये सुनिश्चित करने का एक तरीका है कि जो लोग बाहर पैसा भेज रहे हैं वो टैक्स के दायरे में रहें। ठीक है, ये एक बहुत ही व्यवहारिक जानकारी है। और भारत में पैसा लाने के बारे में क्या उस पर भी ऐसी कोई सीमा है? दिलचस्प बात यह है कि दस्तावेज के अनुसार भारत में विदेशी मुद्रा लाने पर कोई ऊपरी सीमा नहीं है। आप कितनी भी रकम ला सकते हैं, लेकिन एक निश्चित सीमा से ज्यादा होने पर आपको उसे कस्टम अधिकारियों को घोषित करना होता है और उसे सही बैंकिंग चैनलों के जरिए ही लाना होता है। ऐसा नहीं कि आप सूटकेस में भर कर ले आएं। तो ये सब इस बात पर निर्भर करता है कि कानून की नज़र में आप कौन हैं। दस्तावेज में भारत में निवासी व्यक्ति की परिभाषा बहुत खास है। इसका मतलब सिर्फ भारत का पता होना तो नहीं है। ये एक बहुत ही बारीक लेकिन महत्वपूर्ण बिंदु है। फीमा के तहत निवासी का दर्जा आपके पते पर नहीं, बल्कि पिछले वित्तीय वर्ष में भारत में आपके रहने की अवधि पर निर्भर करता है। नियम कहता है कि अगर कोई व्यक्ति पिछले वित्तीय वर्ष में 182 दिनों से ज्यादा भारत में रहा है तो उसे निवासी माना जाएगा। अच्छा, 182 दिन तो मतलब आधे साल से ज्यादा? हाँ, और आपका इरादा भी मायने रखता है। अगर आप नौकरी के लिए अनिश्चित काल के लिए विदेश चले गए हैं तो आप पहले दिन से ही अनिवासी हो सकते हैं, और LRS जैसी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए आपका निवासी होना जरूरी है। और फिर ये NRI, PIO और OCI का मामला है। लोग अक्सर इन शब्दों को एक दूसरे की जगह इस्तेमाल करते हैं, पर दस्तावेज बताता है कि इनमें कानूनी तौर पर बड़ा फर्क है। हाँ, और ये फर्क आपके अधिकारों को तय करता है। NRI यानी नॉन रेजिडेंट इंडियन सीधा मामला है, आप भारत के नागरिक हैं पर बाहर रहते हैं। PIO यानी पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन एक व्यापक श्रेणी है। इसमें वो लोग आते हैं जो अब किसी और देश के नागरिक हैं पर उनके पूर्वज भारतीय थे। और OCI यानी ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर, ये PIO के लिए एक खास दर्जा है, नागरिकता नहीं। तो आपकी कानूनी पहचान ये तय करती है कि फीमा के तहत आपके लिए कौन से दरवाजे खुले हैं और कौन सी सीमाएं हैं। आप LRS का फायदा उठा सकते हैं या नहीं, ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप पिछले साल 182 दिन भारत में थे या नहीं। ये तो काफी पेचीदा हो सकता है। बिल्कुल, इसीलिए किसी भी बड़े लेन देन से पहले अपने कानूनी स्थिति को सही समझना बहुत जरूरी है। तो आज के इस चर्चा का सार क्या है? हमने देखा कि कैसे भारत विदेशी मुद्रा को लेकर फेरा के डर और नियंत्रण वाले दौर से फीमा के भरोसे और प्रबंधन वाले दौर में आया। हमने बैंकों के रेगुलेटेड इकोसिस्टम को समझा, रोजमर्रा के खर्चों और निवेश के बीच के अंतर को जाना और LRS जैसी शक्तिशाली योजना पर नजर डाली जो एक आम भारतीय को वैश्विक अवसर देती है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो ये किसी भी विकासशील देश की यात्रा है। विदेशी मुद्रा का प्रबंधन एक रस्सी पर चलने जैसा है। एक संतुलन बनाना होता है। एक तरफ आपको वैश्विक व्यापार और लोगों की आकांक्षाओं के लिए दरवाजे खोलने होते हैं, और दूसरी तरफ आपको अपनी अर्थव्यवस्था को बाहरी वित्तीय झटकों से बचाना भी होता है। ये सभी नियम, परिभाषाएं और योजनाएं उसी संतुलन को साधने के उपकरण हैं। ये
अगर कोई विदेश जाता है या वहां से भारत आता जाता रहता है तो एक सवाल हमेशा दिमाग में घूमता है, कितने डॉलर ला सकते हैं, कितने रुपए ले जा सकते हैं, और अगर विदेश से पैसे मंगवाने हों तो उसके क्या नियम हैं। आज हम फेमा यानी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के इन्हीं थोड़े उलझे हुए नियमों को सुलझाने की कोशिश करेंगे। हमारे पास बैंकिंग से जुड़े कुछ दस्तावेज हैं और हम इनका निचोड़ निकालकर सामने रखेंगे। हाँ, और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये नियम सिर्फ नियम नहीं है, इनके पीछे एक पूरी आर्थिक सोच है। इनका मकसद लोगों को परेशान करना नहीं, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था में एक संतुलन बनाए रखना है। आज हम इन नियमों के क्या के साथ-साथ इनके क्यों को भी समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, तो चलिए इस पूरे मामले को एक कहानी के जरिए समझते हैं। मान लीजिए हमारी एक दोस्त है मीरा। वो पहली बार अमेरिका से भारत घूमने आ रही हैं। एयरपोर्ट पर उतरते ही उनके पर्स में मान लीजिए 12,000 अमेरिकी डॉलर कैश हैं। अब बताइए मीरा को सबसे पहला काम क्या करना होगा? क्या वो सीधे ग्रीन चैनल से बाहर निकल सकती हैं? ये एक बेहतरीन सवाल है और यहीं से सारी कहानी शुरू होती है। सबसे पहली और शायद चौंकाने वाली बात यह है कि फीमा के अनुसार भारत में विदेशी मुद्रा लाने की कोई ऊपरी सीमा है ही नहीं। एक मिनट, क्या कहा? कोई सीमा नहीं है? जी हाँ, मीरा चाहे तो 12,000 डॉलर लाएं या 50,000 डॉलर, इस पर कोई रोक नहीं है। मतलब कोई कितनी भी विदेशी मुद्रा कैश में ला सकता है और कोई रोक टोक नहीं है? ये तो सुनने में थोड़ा अजीब लगता है। इसमें जरूर कोई पेंच होगा। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। पेंच है, और वो पेंच है घोषणा यानी डिक्लेरेशन का। सीमा नहीं है, लेकिन जानकारी देना अनिवार्य है, और यहीं पर करेंसी डिक्लेरेशन फॉर्म या सीडीएफ की भूमिका आती है। अच्छा, तो मीरा को ये फॉर्म भरना पड़ेगा, लेकिन ये कब भरना होता है? क्या हर किसी को हर छोटी मोटी रकम के लिए ये फॉर्म भरना पड़ता है? नहीं, हर किसी को नहीं। सीडीएफ भरना तब जरूरी हो जाता है जब दो में से कोई एक शर्त पूरी हो। मीरा के मामले में तो दोनों शर्तें लागू होती हैं। पहली शर्त है कि अगर आपके पास करेंसी नोट और ट्रैवलर्स चेक दोनों को मिलाकर कुल मूल्य 10,000 अमेरिकी डॉलर से ज्यादा हो। मीरा के पास 12,000 डॉलर हैं तो उन्हें ये फॉर्म भरना ही होगा। और दूसरी शर्त क्या है? मान लीजिए किसी के पास 8,000 डॉलर के ट्रैवलर्स चेक हैं और सिर्फ 3,000 डॉलर नकद हैं। कुल मिलाकर 11,000 डॉलर हो गए, तो उन्हें फॉर्म भरना होगा। लेकिन अगर सिर्फ नकदी की बात करें तो? दूसरी शर्त सिर्फ नकदी पर कैश पर लागू होती है। अगर किसी के पास सिर्फ विदेशी करेंसी नोट 5,000 अमेरिकी डॉलर या उससे ज्यादा है, तब भी उन्हें यह घोषित करना होगा। अच्छा, भले ही कुल रकम 10,000 डॉलर से कम क्यों ना हो। जी, तो अगर मीरा के पास सिर्फ 6,000 डॉलर कैश होता और कोई ट्रैवलर्स चेक नहीं, तब भी उन्हें ये फॉर्म भरना पड़ता। तो इसका असली मकसद क्या है? क्या ये सिर्फ एक रिकॉर्ड रखने की प्रक्रिया है? ये उससे कहीं ज्यादा है। ये सिर्फ अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए नहीं है। देखिए, जब हर डॉलर आधिकारिक चैनल से आता है और उसकी घोषणा होती है, तो ये आरबीआई के विदेशी मुद्रा भंडार को मजबूत करता है, और यही भंडार देश को अपने आयात बिल चुकाने और रुपए की कीमत को स्थिर रखने में मदद करता है। वाह, ये तो एक बहुत ही दिलचस्प पहलू है। तो ठीक है, मीरा ने कस्टम्स में सीडीएफ भर दिया और अब वो शहर में आ गई हैं। अब उन्हें ऑटो वाले को पैसे देने हैं, चाय पीनी है, खरीदारी करनी है। इसके लिए उन्हें भारतीय रुपए चाहिए। वो अपने 12,000 डॉलर में से कुछ हजार डॉलर बदलवाने के लिए एक बैंक के पास जाती हैं। क्या उन्हें पूरा पैसा कैश में मिल जाएगा? यहाँ एक और सीमा सामने आती है, लेकिन इस बार पैसा देने वाले पर, यानी बैंक या डीलर पर। वे विदेशी मुद्रा तो खरीद सकते हैं, लेकिन भारतीय रुपए में नकद भुगतान की एक सीमा है। मतलब एक भारतीय नागरिक और एक विदेशी पर्यटक के लिए नियम अलग अलग होंगे। बिल्कुल। अगर डीलर भारत के किसी निवासी से विदेशी मुद्रा खरीद रहा है तो वो प्रति लेनदेन सिर्फ 1,000 अमेरिकी डॉलर के बराबर की रकम ही नकद दे सकता है। और मीरा के लिए? वो तो विदेशी पर्यटक है। हाँ, तो मीरा के मामले में ये सीमा थोड़ी ज्यादा है, 3,000 अमेरिकी डॉलर के बराबर। लेकिन इसमें तो आम पर्यटक को दिक्कत हो सकती है। मान लीजिए मीरा को 5,000 डॉलर बदलवाने हैं और उनका भारत में कोई बैंक खाता भी नहीं है, तब क्या होगा? क्या वो अपना पैसा बदलवा ही नहीं पाएंगी? ये नियम थोड़ा अव्यवहारिक नहीं लगता? आपका सवाल बहुत वाजिब है, लेकिन इसके पीछे की सोच बड़े नकद लेनदेन को हतोत्साहित करना है और हर चीज को रिकॉर्ड पर लाना है। अगर रकम 3,000 डॉलर से ज्यादा है तो भुगतान बैंकिंग चैनलों से ही होगा। डीलर उन्हें अकाउंट पे ही चेक या डिमांड ड्राफ्ट दे सकता है। इससे ये सुनिश्चित होगा कि पैसे का एक डिजिटल निशान बना रहे। ठीक है, तो मीरा ने 3,000 डॉलर बदलवा लिए और उन्हें भारतीय रुपए मिल गए।
इसी प्रक्रिया में एक और दस्तावेज का जिक्र आता है, नकदीकरण प्रमाण पत्र या एनकैशमेंट सर्टिफिकेट। ये क्या चीज है? सुनने में बड़ा भारी भरकम लगता है। नहीं, भारी भरकम नहीं, बल्कि बहुत काम की चीज है। इससे आप अपने पैसे का बर्थ सर्टिफिकेट समझिए। बर्थ सर्टिफिकेट? हाँ, ये बस इतना साबित करता है कि आपके पास जो भारतीय रुपए हैं वो कानूनी तौर पर विदेशी मुद्रा को बदलकर ही पैदा हुए हैं, कहीं और से नहीं आए। जब कोई अधिकृत डीलर आपसे विदेशी मुद्रा खरीदता है तो वो ये सर्टिफिकेट जारी कर सकता है। मीरा को ये जरूर लेना चाहिए। पैसे का बर्थ सर्टिफिकेट, ये तरीका मुझे पसंद आया। तो इस सर्टिफिकेट का असली इस्तेमाल कहाँ होता है? इसका सबसे बड़ा इम्तिहान तब होता है जब मीरा अपनी यात्रा के अंत में भारत से वापस जा रही हों। मान लीजिए उनके पास 20,000 रुपए बच गए हैं जिन्हें वो खर्च नहीं कर पाईं। अब एयरपोर्ट पर वो इन रुपयों को वापस डॉलर में बदलवाना चाहती हैं। नियम के अनुसार वो ऐसा तभी कर सकती हैं जब वो ये बर्थ सर्टिफिकेट दिखाएं। मतलब ये इस बात का सबूत है कि उनके पास मौजूद रुपए कानूनी स्रोत से आए हैं। बिल्कुल। लेकिन क्या हो अगर मीरा ने वो सर्टिफिकेट खो दिया हो या वो लेना ही भूल गई हो? क्या उनके बचे हुए 20,000 रुपए अब सिर्फ कागज के टुकड़े रह जाएंगे? नहीं, शुक्र है कि नियमों में थोड़ी रियायत भी है। यहाँ 2 दिलचस्प छूट दी गई हैं। पहली छूट छोटी रकम के लिए है। अगर राशि 10,000 रुपए तक है और अधिकृत डीलर्स इस बात से संतुष्ट है कि मीरा के पास प्रमाण पत्र न होने का कारण वाकई जायज है और वो अगले 7 दिनों के अंदर भारत से जा रही हैं, तो रुपए बदले जा सकते हैं। और अगर रकम 10,000 से ज्यादा हो, जैसे मीरा के मामले में 20,000 रुपए? उसके लिए एक दूसरी बहुत ही प्रैक्टिकल छूट है, लेकिन ये सिर्फ विदेशी पर्यटकों के लिए है, एनआरआईज के लिए नहीं। अगर मीरा ने भारत में अपने विदेशी कार्ड का इस्तेमाल करके एटीएम से रुपए निकाले थे, तो वो 50,000 रुपए तक की रकम को वापस विदेशी मुद्रा में बदलवा सकती हैं। अरे वाह, ये तो कमाल की जानकारी है। मुझे तो लगता था कि बिना नकदीकरण प्रमाण पत्र के सारे पैसे फंस जाएंगे। ये तो बहुत ही प्रैक्टिकल और जरूरी छूट है, खासकर उन लोगों के लिए जो हर छोटी मोटी रसीद नहीं संभाल पाते। लेकिन इसके लिए उन्हें कुछ सबूत तो देना पड़ता होगा। हाँ, सबूत बहुत जरूरी है। मीरा को 3 चीजें दिखानी होंगी: उनका वैध पासपोर्ट और वीजा, अगले 7 दिनों के अंदर देश छोड़ने की पुष्टि वाला हवाई टिकट, और सबसे जरूरी एटीएम से पैसे निकालने की मूल पर्ची। वो छोटी सी कागज की पर्ची जो हम अक्सर फेंक देते हैं। जी हाँ, वही पर्ची। वो यहाँ सोने के बराबर कीमती हो जाती है। मेरे क्लाइंट थे जो यूरोप से आए थे, उन्होंने पर्ची फेंक दी थी। बाद में उन्हें बचे हुए 40,000 रुपए बदलवाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। तो वो छोटी सी पर्ची बहुत कीमती है। ये तो हुई मीरा के भारत में कैश लाने और उसे बदलने की कहानी, जो अब काफी हद तक साफ हो गई है। लेकिन आज के डिजिटल दौर में तो फिजिकल कैश लाने से कहीं ज्यादा पैसा सीधे एक देश से दूसरे देश भेजा जाता है, जिसे हम रेमिटेंस कहते हैं। भारत तो दुनिया में सबसे ज्यादा रेमिटेंस पाने वाले देशों में से एक है। उस दुनिया में क्या नियम कानून है? यहाँ भी फेमा के नियम काफी उदार है, जिसका एक बड़ा कारण देश में विदेशी मुद्रा के प्रवाह को प्रोत्साहन करना है। विदेश से भारत में पैसा मंगवाने की कोई ऊपरी सीमा तय नहीं की गई है। मतलब कोई सीमा नहीं? कोई सीमा नहीं। कोई व्यक्ति कितनी भी रकम भेज सकता है, चाहे वो परिवार की मदद के लिए हो, निवेश के लिए हो या किसी और काम के लिए। तो अगर मीरा के घरवाले उसे अमेरिका से कुछ और पैसे भेजना चाहें, तो उनके पास क्या-क्या तरीके हैं? सबसे तेज और सबसे भरोसेमंद तरीका कौन सा है? कई विकल्प हैं और हर एक की अपनी खूबी और खामी है। सबसे पारंपरिक और सुरक्षित तरीका है बैंक वायर ट्रांसफर। ये इलेक्ट्रॉनिक तरीके से होता है और 2-1 दिन में पैसा पहुंच जाता है। फिर एजेंट्स हैं, जैसे वेस्टर्न यूनियन या मनीग्राम। ये बहुत तेज है, पैसा मिनटों में मिल सकता है, लेकिन इनकी फीस थोड़ी ज्यादा हो सकती है। और कोई पुराना तरीका भी है? हाँ, एक और तरीका विदेशी मुद्रा चेक का है, जो अब थोड़ा पुराना हो गया है क्योंकि इसमें 20-25 दिन लग जाते हैं। 20-25 दिन तो आज के जमाने में बहुत ज्यादा हैं। क्या कोई नए डिजिटल और सस्ते विकल्प भी हैं? हाँ, बिल्कुल। एक काफी लोकप्रिय विकल्प है रेमिटेंस कार्ड। ये एक प्रीपेड डेबिट कार्ड की तरह होता है। अमेरिका में बैठा कोई व्यक्ति इसे खरीदकर और उसमें डॉलर लोड करके भारत में मीरा को भेज सकता है। अच्छा, और मीरा उसे यहाँ इस्तेमाल कर सकती हैं? हाँ, मीरा इसे किसी भी एटीएम या दुकान पर भारतीय रुपये में इस्तेमाल कर सकती हैं। ये काफी किफ़ायती है। और अगर किसी को हर महीने नियमित रूप से पैसे भेजने हो तो डायरेक्ट डिपॉजिट या एसीएच ट्रांसफर सबसे अच्छा है। हमने FIRC यानी फॉरेन इनवर्ड रेमिटेंस सर्टिफिकेट के बारे में भी सुना है। क्या ये भी नकदीकरण प्रमाण पत्र जैसा ही कुछ है?
क्या मीरा को अगर उसके घर वाले पैसे भेजें तो FIRC लेना पड़ेगा? नहीं, निजी इस्तेमाल के लिए इसकी कोई जरूरत नहीं है। अगर कोई NRI अपने परिवार को घर खर्च के लिए पैसे भेज रहा है तो FIRC की आवश्यकता नहीं है। इसकी जरूरत तब पड़ती है जब पैसा व्यावसायिक मकसद के लिए आया हो। जैसे कि मान लीजिए किसी ने भारत में कोई सेवा दी और उसका भुगतान डॉलर में विदेश से आया। उस स्थिति में आयकर में छूट का दावा करने के लिए FIRC लेना जरूरी हो जाता है। ये इस बात का प्रमाण है कि आपकी आय विदेशी स्रोत से हुई है। चाहे वो किसी सेवा के बदले हो, किसी विरासत में मिली हो या उपहार के तौर पर, क्या वो उसे हमेशा के लिए अपने पास रख सकता है? नहीं, यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण नियम है। ऐसी किसी भी विदेशी मुद्रा को जो आपकी आय का हिस्सा है, आपको रकम मिलने की तारीख से 180 दिनों के अंदर किसी अधिकृत डीलर को बेचना होता है। मतलब उसे सरेंडर करना होता है। जी, इसका मतलब है कि आप अनिश्चित काल तक विदेशी मुद्रा अपने पास जमा करके नहीं रख सकते। उसे भारतीय बैंकिंग प्रणाली में लाना जरूरी है ताकि वो फिर से अर्थव्यवस्था के काम आ सके। तो आज की इस पूरी बातचीत का सार ये है कि भारत विदेशी मुद्रा के प्रवाह का स्वागत करता है, लेकिन हर कदम पर पारदर्शिता चाहता है। चाहे वो CDF के जरिए घोषणा हो, नकदीकरण प्रमाण पत्र के जरिए स्रोत का सबूत हो या फिर FIRC के जरिए व्यावसायिक आय का रिकॉर्ड। बिल्कुल सही कहा। इन सभी नियमों का मूल उद्देश्य लेन देन को ट्रैक करना है, उन्हें रिकॉर्ड में लाना और ये पक्का करना है कि विदेशी मुद्रा का प्रवाह कानूनी और आधिकारिक चैनलों से हो। ये सिर्फ नियमों का जाल नहीं है, ये एक मजबूत और स्थिर अर्थव्यवस्था बनाने का ढांचा है। मान लीजिए आपको या आपके किसी जानने वाले को कल विदेश पैसे भेजने हैं, किसी बच्चे की यूनिवर्सिटी की फीस भरनी है, किसी रिश्तेदार की मदद करनी है या शायद किसी यात्रा का खर्च उठाना है। ये सोचते ही दिमाग में कई सवाल आते हैं। कितना भेज सकते हैं, किस काम के लिए और किन कामों के लिए बिल्कुल नहीं। आज हम इसी उलझन को सुलझाने वाले हैं। हमारे पास जो दस्तावेज हैं वे भारत के फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट यानी फीमा के तहत बनाए गए करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन रूल्स 2000 के कुछ अंश हैं। चलिए देखते हैं कि इनमें क्या है। बिल्कुल। और इन नियमों को समझने के लिए जानना जरूरी है कि ये साल 2000 में क्यों बने। ये वो दौर था जब भारत अपनी अर्थव्यवस्था को धीरे धीरे दुनिया के लिए खोल रहा था। ऐसे में देश का जो विदेशी मुद्रा भंडार है यानी फॉरेक्स रिजर्व, उसका सही इस्तेमाल और प्रबंधन एक बहुत बड़ी प्राथमिकता थी। फीमा कानून उसी सोच का नतीजा है। आज हम जिन नियमों की बात कर रहे हैं उनका पूरा ढांचा 3 सूचियों या शेड्यूल्स पर टिका है। 3 सूचियां? जी। शेड्यूल I में वो काम है जिन पर पूरी तरह से रोक है। शेड्यूल 2 में वो काम है जिनके लिए सरकार से पहले इजाजत लेनी पड़ती है। और शेड्यूल 3 वो है जो हम में से ज्यादातर लोगों पर लागू होता है, जिसमें एक तय सीमा तक पैसे भेजने की आजादी है। तो ये एक तरह से ट्रैफिक लाइट जैसा सिस्टम हो गया, है ना? लाल, पीला और हरा। बिल्कुल, आपने सही पकड़ा। ये समझने का सबसे अच्छा तरीका है। चलिए, तो सबसे पहले उस रेड लाइट की बात करते हैं जहां पूरी तरह से रुकना है। शेड्यूल I में ऐसा क्या है जिसके लिए सरकार कहती है बिल्कुल नहीं? हाँ, तो शेड्यूल I में वो लेन देन है जिन्हें सरकार गैर जरूरी या कह सकते हैं सट्टेबाजी जैसा मानती है, और वो नहीं चाहती कि कीमती विदेशी मुद्रा इन पर खर्च हो। इसमें सबसे पहला और साफ नियम है लॉटरी में जीती हुई रकम को विदेश भेजना। अगर किसी की लॉटरी लगती है तो वो पैसा आधिकारिक चैनलों से देश के बाहर नहीं ले जा सकते। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई भारतीय नागरिक किसी अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन लॉटरी में हिस्सा लेता है और जीत जाता है, तो उस पैसे को कानूनी तौर पर भारत लाना या यहाँ से बाहर भेजना लगभग नामुमकिन होगा। लगभग नामुमकिन है। बिल्कुल, कानूनी बैंकिंग चैनलों के जरिए तो यह संभव नहीं है। इसी से जुड़ा दूसरा नियम है घुड़दौड़, राइडिंग या किसी भी ऐसे ही शौक से हुई कमाई को विदेश भेजना। इसके पीछे का तर्क यह है कि सरकार चाहती है कि देश का विदेशी मुद्रा भंडार उत्पादक कामों में इस्तेमाल हो, जैसे जरूरी सामान का आयात, शिक्षा या निवेश, इस तरह की चीजें। जी, न कि सट्टेबाजी या व्यक्तिगत शौक से हुई कमाई को देश से बाहर ले जाने के लिए। यह एक तरह से देश की आर्थिक स्थिरता को प्राथमिकता देना है। यानी कमाई भेजना भी मना है और इन चीजों पर खर्च करना भी मना होगा। हाँ, आप विदेशी मुद्रा का इस्तेमाल लॉटरी टिकट खरीदने के लिए नहीं कर सकते हैं, या फिर ऐसी पत्रिकाओं को मंगाने के लिए जिन पर पाबंदी है। फुटबॉल पूल और स्वीपस्टेक्स जैसी चीजों में पैसा लगाने की अनुमति नहीं है। इसमें एक और चीज थी,
कॉलबैक सर्विसेज से जुड़ा कोई पेमेंट? हाँ, वो भी है। एक मिनट, कॉलबैक सर्विसेज, ये शब्द तो मैंने शायद 90 के दशक में सुना था। ये आज भी नियमों में क्यों है? क्या इसका आज भी कोई इस्तेमाल होता है या ये बस एक कानूनी अवशेष है जो रह गया है? आपका सवाल बिल्कुल सही है। ये काफी हद तक एक कानूनी अवशेष ही है। ये वो तकनीक थी जिसमें विदेश से कॉल को एक सर्वर के जरिए वापस भारत में रूट किया जाता था ताकि आईएसडी कॉल सस्ती पड़े। आज के दौर में ये अप्रासंगिक है, लेकिन कानून में मौजूद है। तो कुल मिलाकर शेड्यूल 1 का मकसद साफ है, सट्टेबाजी और कुछ खास किस्म की गतिविधियों पर विदेशी मुद्रा का इस्तेमाल पूरी तरह से रोकना। तो ये तो साफ है कि सरकार ने कुछ दरवाजे पूरी तरह से बंद कर रखे हैं, खासकर सट्टेबाजी से जुड़े। लेकिन कुछ ऐसे भी लेन देन है जहां दरवाजा बंद तो नहीं, पर उस पर एक पहरेदार बैठा है, यानी सरकार की इजाजत लेनी पड़ती है। ये कौन सी स्थिति है? यह है हमारी पीली बत्ती, यानी शेड्यूल 2। यहाँ लेन देन प्रतिबंधित नहीं है, लेकिन उसे करने से पहले संबंधित मंत्रालय या विभाग से मंजूरी लेना जरूरी है। यह एक तरह की निगरानी प्रक्रिया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पैसा सही मकसद के लिए जा रहा है और उसका कोई गलत इस्तेमाल न हो। तो किस तरह के कामों के लिए ये सरकारी इजाजत चाहिए होगी? कोई उदाहरण? हाँ, इसके कुछ अच्छे उदाहरण हैं। मान लीजिए कोई संस्था कल्चरल टूर्स यानी सांस्कृतिक दौरे आयोजित कर रही है। इसके लिए विदेश में पैसा भेजने से पहले उसे मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जिसका अब नाम शिक्षा मंत्रालय है, उसके शिक्षा और संस्कृति विभाग से मंजूरी लेनी होगी। मतलब सरकार ये देखना चाहती है कि संस्कृति के नाम पर जो गतिविधियां हो रही हैं वे वाकई प्रामाणिक है। बिल्कुल। एक और उदाहरण है जो सरकारी खर्च से जुड़ा है। अगर कोई राज्य सरकार या उसकी कोई पब्लिक सेक्टर कंपनी विदेशी प्रिंट मीडिया में विज्ञापन देना चाहती है और वो विज्ञापन पर्यटन या विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए नहीं है और उस पर खर्च 10,000 अमेरिकी डॉलर से ज्यादा है, तो उसे वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग से अनुमति लेनी होगी। $10,000? आज के डिजिटल मार्केटिंग के जमाने में ये कोई बहुत बड़ी रकम तो नहीं लगती। क्या ये नियम आज भी उतने ही प्रासंगिक है या ये सिर्फ एक पुराना नियम है जो चला आ रहा है? ये एक वाजिब सवाल है। ये सीमा शायद आज के हिसाब से कम लगे, लेकिन इसके पीछे का जो सिद्धांत है वो आज भी प्रासंगिक है। इसका मकसद ये है कि जब जनता का पैसा विदेशी विज्ञापनों पर खर्च हो, खासकर उन विज्ञापनों पर जिनका सीधा आर्थिक फायदा न दिखता हो, तो वित्त मंत्रालय की उस पर नजर रहे। ये वित्तीय अनुशासन बनाए रखने का एक तरीका है। और खेलों के बारे में भी कुछ ऐसा ही नियम है शायद? जी, अगर कोई व्यक्ति या संस्था जो राष्ट्रीय या राज्य स्तर की कोई आधिकारिक खेल संस्था नहीं है और वो विदेश में किसी खेल मुकाबले के लिए 100,000 अमेरिकी डॉलर से ज्यादा की पुरस्कार राशि या स्पॉन्सरशिप भेज रही है, तो उसे युवा मामले और खेल विभाग से मंजूरी लेनी होगी। ये सुनिश्चित करता है कि बड़े पैमाने पर पैसा खेल को बढ़ावा देने के नाम पर देश से बाहर तो जा रहा है, लेकिन उसकी निगरानी हो रही है। ठीक है, तो अब हम लाल और पीली बत्ती से आगे बढ़कर हरी बत्ती पर आते हैं, यानी वो नियम जो हम और आप जैसे आम लोगों पर लागू होते हैं, जो शायद पढ़ाई के लिए, घूमने के लिए या किसी रिश्तेदार की मदद के लिए पैसा भेजना चाहते हैं। उनके लिए क्या व्यवस्था है? हम में से ज्यादातर लोगों के लिए लेन देन शेड्यूल 3 के तहत आते हैं और इन्हें एक बहुत ही जानी मानी स्कीम के जरिए नियंत्रित किया जाता है, लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम या LRS। ये योजना 2004 में शुरू की गई थी और इसने आम नागरिकों को विदेशी मुद्रा भेजने में बहुत आज़ादी दी है। LRS, ये नाम अक्सर सुनने में आता है। इसकी सीमा क्या है और इसमें क्या-क्या शामिल है? LRS के तहत कोई भी भारतीय नागरिक एक वित्तीय वर्ष में, यानी 1 अप्रैल से 31 मार्च तक 2.5 लाख अमेरिकी डॉलर यानी 2.5 लाख डॉलर तक की रकम विदेश भेज सकता है। ये एक काफी बड़ी सीमा है और ज्यादातर व्यक्तिगत जरूरतों को आसानी से पूरा कर देती है। 2.5 लाख डॉलर, और ये पैसा किन-किन कामों के लिए भेजा जा सकता है? इसकी लिस्ट काफी लंबी है। इसमें नेपाल और भूटान को छोड़कर किसी भी देश की निजी यात्राएं शामिल हैं। आप किसी को तोहफा या दान देना चाहते हैं तो वो भी इसी में आता है। और अगर कोई रोजगार के लिए विदेश जा रहा है या विदेश में रह रहे अपने करीबी रिश्तेदारों के रखरखाव के लिए? हाँ, वो भी LRS के तहत ही आता है। इसके अलावा व्यावसायिक यात्रा, किसी कॉन्फ्रेंस में शामिल होना, विदेश में मेडिकल इलाज करवाना या वहां पढ़ाई का खर्च भेजना, ये सभी इसी 2.5 लाख डॉलर की सीमा के अंदर आते हैं। लेकिन यहाँ एक जरूरी सवाल उठता है। मान लीजिए किसी छात्र को अमेरिका की किसी टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलता है, जहाँ की सालाना फीस और रहने का खर्च ही 2.5 लाख डॉलर से ज्यादा है, या किसी को विदेश में एक बड़े मेडिकल ऑपरेशन की जरूरत पड़ जाए जिसका खर्च इस सीमा को पार कर जाए, तब क्या होगा?
क्या वो पैसा नहीं भेज पाएगा? ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल और ज़रूरी सवाल है। और अच्छी बात यह है कि नियमों में इसका समाधान दिया गया है। शिक्षा, मेडिकल इलाज और उत्प्रवास यानी एमिग्रेशन, इन 3 खास मकसदों के लिए LRS की $2.5 लाख की सीमा से ज़्यादा पैसा भी भेजा जा सकता है। अच्छा, तो इन बेहद जरूरी कामों के लिए ये सीमा लागू नहीं होती। ये तो बहुत बड़ी राहत की बात है। हाँ, लेकिन एक शर्त है। भेजने वाले के पास उस संस्था जैसे कि यूनिवर्सिटी या अस्पताल से मिला कोई दस्तावेजी सबूत होना चाहिए। यह यूनिवर्सिटी का एडमिशन लेटर हो सकता है जिसमें फीस का ब्यौरा हो, या अस्पताल से मिला अनुमानित खर्च का बिल। अगर आपके पास ये दस्तावेज हैं तो आप जरूरत के हिसाब से $2.5 लाख से ज्यादा भी भेज सकते हैं। मैं ऐसे कई परिवारों से मिला हूं जो अपने बच्चों को विदेश के टॉप कॉलेजों में भेजते हैं और उनकी सालाना फीस इस सीमा से कहीं ज्यादा होती है। अगर ये छूट न होती तो उनके लिए ये लगभग नामुमकिन हो जाता। अब बात करते हैं उन तरीकों की जिनसे हम असल में विदेश में पैसा खर्च करते हैं, यानी हमारे क्रेडिट और डेबिट कार्ड, क्योंकि आज के समय में ज्यादातर लोग कैश लेकर नहीं चलते। इनके लिए क्या नियम है? ये एक दिलचस्प पहलू है और यहाँ कुछ बारीकियां हैं। सबसे पहले बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड यानी इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड या ICC की। अगर आपका कार्ड किसी विदेशी बैंक या किसी प्रतिष्ठित विदेशी एजेंसी ने जारी किया है और आप विदेश यात्रा के दौरान उसका इस्तेमाल करते हैं, तो उस पर फीमा के वो कड़े प्रतिबंध लागू नहीं होते जो घरेलू कार्ड पर होते हैं। और ऑनलाइन खरीदारी के लिए? हाँ, आप इन कार्ड्स का इस्तेमाल इंटरनेट पर उन चीज़ों को खरीदने के लिए भी कर सकते हैं जिनके लिए विदेशी मुद्रा की अनुमति है, जैसे किताबें या डाउनलोड करने योग्य सॉफ्टवेयर। लेकिन कुछ प्रतिबंध तो जरूर होंगे। ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप कुछ भी खरीद लें। हाँ, एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण प्रतिबंध है जो हर तरह के कार्ड पर लागू होता है, चाहे वो क्रेडिट हो या डेबिट। आप कार्ड का इस्तेमाल उन चीज़ों के लिए कतई नहीं कर सकते जो शेड्यूल 1 में प्रतिबंधित हैं, यानी लॉटरी टिकट, प्रतिबंधित पत्रिकाएं या ऑनलाइन सट्टेबाजी के लिए कोई पेमेंट नहीं किया जा सकता। एक और ज़रूरी बात, नेपाल और भूटान में भुगतान के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड का उपयोग करने की अनुमति नहीं है। तो मतलब ये है कि इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि आपके हाथ में प्लास्टिक किस बैंक का है। ज्यादा जरूरी ये है कि आप उस प्लास्टिक से खरीद क्या रहे हैं। आपने बिल्कुल सही पकड़ा, यही मूल सिद्धांत है। अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय डेबिट कार्ड यानी इंटरनेशनल डेबिट कार्ड की। इनका उपयोग आप विदेश में ATM से नकद निकालने या किसी दुकान पर भुगतान करने के लिए कर सकते हैं। लेकिन यहाँ भी शर्त वही है कि ये केवल अनुमत लेन देनों के लिए और LRS की निर्धारित सीमाओं के भीतर ही होना चाहिए। और प्रीपेड ट्रैवल कार्ड का क्या? इसी से जुड़ी एक और व्यवहारिक जानकारी प्रीपेड ट्रैवल कार्ड के बारे में है। अगर आप विदेश यात्रा से लौटते हैं और आपके कार्ड में विदेशी मुद्रा बच जाती है, तो आप आखिरी लेन देन के 10 दिन बाद उसका रिफंड ले सकते हैं। इससे पहले कि हम इस चर्चा को समाप्त करें, हमारे स्रोतों में धोखाधड़ी को लेकर एक बहुत ही महत्वपूर्ण चेतावनी दी गई थी। आज के डिजिटल युग में ये शायद सबसे जरूरी जानकारी हो सकती है। हाँ, ये एक बेहद जरूरी चेतावनी है। दस्तावेज में साफ बताया गया है कि धोखेबाज लोग भोले भाले लोगों को निशाना बनाते हैं। वे आपको ईमेल या मैसेज भेजकर ये लालच देंगे कि आपकी कोई बड़ी लॉटरी लगी है या आपको कोई विरासत में बड़ी रकम मिली है। फिर उस पैसे को आप तक पहुंचाने के नाम पर वे प्रोसेसिंग फीस, ट्रांजैक्शन चार्ज, टैक्स क्लियरेंस चार्ज, ऐसे बहानों से आपसे पैसे ऐंठते हैं। ये काम कैसे करता है? वे पैसा कैसे लेते हैं? वे पीड़ितों को भारत में अलग अलग बैंकों के कई खातों में छोटी छोटी रकमें जमा करने के लिए कहते हैं। ये खाते अक्सर किसी व्यक्ति या छोटी मोटी फर्म के नाम पर हाल ही में खोले गए होते हैं। जैसे ही पैसा जमा होता है, वे उसे तुरंत ATM से या किसी और तरीके से निकाल लेते हैं और गायब हो जाते हैं। ये एक संगठित अपराध है। तो इससे बचने के लिए क्या सलाह दी गई है? दस्तावेज में सीधे तौर पर बैंकों को सलाह दी गई है कि वे ऐसे खाते खोलते समय या ऐसे खातों में लेन देन की अनुमति देते समय अतिरिक्त सावधानी बरतें। लेकिन आम लोगों के लिए इसका सीधा संदेश है, अगर कोई ऑफर सच होने के लिए कुछ ज्यादा ही अच्छा लग रहा है तो वो शायद सच नहीं है। किसी भी अनजान ऑफर के झांसे में आकर जिसमें विदेश से बड़ी रकम मिलने का लालच दिया गया हो, किसी भी अनजान खाते में पैसा जमा न करें। ये एक बहुत ही व्यवहारिक और जरूरी सलाह है। तो आज की इस गहरी पड़ताल का सार क्या निकलता है? हमने 3 तरह की सूचियों को समझा। पहली, जिन पर पूरी तरह रोक है, जैसे लॉटरी, शेड्यूल 1। दूसरी, जिनके लिए पहले सरकार से पूछना जरूरी है, शेड्यूल 2। और तीसरी, हम में से ज्यादातर लोगों के लिए हरी झंडी,
यानी LRS के तहत $2.5 लाख तक की सीमा, जिसमें यात्रा, पढ़ाई और रिश्तेदारों की मदद सब शामिल है। शेड्यूल 3। बिल्कुल। यहाँ जो बात आकर्षक है वो ये है कि ये पूरी प्रणाली एक संतुलन बनाने की कोशिश करती है। ये एक तरफ तो शिक्षा, यात्रा और इलाज जैसी वास्तविक ज़रूरतों को पूरा करने की पूरी आज़ादी देती है, यहाँ तक कि ज़रूरत पड़ने पर सीमा बढ़ाने की भी अनुमति देती है। और दूसरी तरफ यह देश के विदेशी मुद्रा भंडार के प्रबंधन और अर्थव्यवस्था की स्थिरता के लिए ज़रूरी नियंत्रण भी रखती है। ये सिर्फ नियमों का एक सेट नहीं है, बल्कि एक सोची समझी आर्थिक रणनीति का हिस्सा है। तो आज हम जिन दस्तावेजों पर नजर डाल रहे हैं वो असल में विदेश में पैसा भेजने की पूरी प्रक्रिया से जुड़े हैं। और इसमें भी सबसे बड़ा खिलाड़ी है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की एक स्कीम, लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम या LRS। तो आज का हमारा मिशन सिर्फ नियमों की लिस्ट पढ़ना नहीं है, बल्कि इस स्कीम की आत्मा को समझना है। ये क्यों बनी, एक आम भारतीय के लिए इसके क्या मायने हैं और ये कैसे काम करते हैं। बिल्कुल, आप इसे अपने पैसे का ग्लोबल पासपोर्ट समझ सकते हैं। 2004 में जब ये स्कीम शुरू हुई थी ना, तो इसने विदेश में पैसा भेजने के तरीके में एक तरह से क्रांति ला दी थी। आज हम इसी की परतें खोलेंगे कि असल में काम कैसे करती है और इसके पीछे की सोच क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे बुनियादी सवाल से। ये ग्लोबल पासपोर्ट आखिर मिलता किसको है? क्या ये हर किसी के लिए है? ये सवाल ही मतलब सारी कहानी की शुरुआत है। ये स्कीम सिर्फ रेजिडेंट इंडिविजुअल्स के लिए है, यानी वो लोग जो भारत में रहते हैं। और एक दिलचस्प बात यह है कि इसमें नाबालिग भी शामिल हैं। मतलब अगर कोई अपने बच्चे के नाम पर विदेश में निवेश करना चाहे तो वो उनके अभिभावक के जरिए कर सकता है। अच्छा, तो ये सिर्फ व्यक्तियों पर ही केंद्रित है। इसका मतलब कंपनियां या ट्रस्ट इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते? सही। कॉर्पोरेट्स, पार्टनरशिप फर्म्स, HUF, ट्रस्ट, ये सब इस स्कीम के दायरे में नहीं आते। ऐसा क्यों? मतलब उनके लिए कोई और ज्यादा जटिल व्यवस्था है क्या? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, क्या है कि कंपनियों या ट्रस्ट के लिए विदेश में निवेश और लेन देन के नियम बिल्कुल अलग हैं। वो फीमा यानी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के तहत आते हैं और वो काफ़ी जटिल हैं। LRS को खास तौर पर आम लोगों की ज़रूरतों को ध्यान में रखकर बनाया गया था। जैसे बच्चों की पढ़ाई, विदेश यात्रा। हाँ, रिश्तेदारों की मदद या छोटे मोटे निजी निवेश। इसका मकसद था प्रक्रिया को आसान बनाना, ना कि कॉर्पोरेट फाइनेंस की उलझनों में डालना। समझ गई। तो अब आते हैं उस नंबर पे जिसका सबको इंतजार रहता है। लिमिट क्या है? कितना पैसा भेज सकते हैं? एक वित्तीय वर्ष में यानी 1 अप्रैल से 31 मार्च तक एक व्यक्ति $2.5 लाख अमेरिकी डॉलर भेज सकता है। $2.5 लाख। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये एक संकेत है कि भारतीय अर्थव्यवस्था कितनी खुल रही है और भारतीय नागरिकों की वैश्विक महत्वाकांक्षाएं कितनी बढ़ गई हैं। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। जब ये स्कीम 2004 में शुरू हुई थी तो ये लिमिट सिर्फ $25,000 थी। सिर्फ 25,000? हाँ, आज ये 10 गुना ज्यादा है। ये बढ़ोतरी अपने आप में भारत की आर्थिक तरक्की और बढ़ते आत्मविश्वास की कहानी कहती है। ये दिखाता है कि RBI अब भारतीयों को एक वैश्विक नागरिक के तौर पर देखता है। और क्या ये पूरी रकम एक ही बार में भेजनी पड़ती है या इसे हम अपनी जरूरत के हिसाब से साल भर में थोड़ा थोड़ा करके भेज सकते हैं? नहीं, यहीं पर यह स्कीम बहुत लचीली हो जाती है। आप साल में कितनी भी बार पैसा भेज सकते हैं, बस इस बात का ध्यान रखना है कि कुल रकम $2.5 लाख से ज्यादा ना हो। हाँ, अगर किसी खास वजह से, जैसे कोई बहुत गंभीर मेडिकल इमरजेंसी हो, तो RBI से खास इजाजत लेनी पड़ती है। एक और स्थिति जो अक्सर परिवारों के सामने आती होगी, मान लीजिए विदेश में कोई घर खरीदना है जिसकी कीमत $2.5 लाख से ज्यादा है। क्या परिवार के लोग अपनी अपनी लिमिट को एक साथ जोड़ सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। इसे क्लबिंग कहते हैं। लेकिन इसमें एक बहुत जरूरी पेच है। अच्छा। मैंने केस देखा था जहां 4 भाइयों ने मिलकर लंदन में एक प्रॉपर्टी खरीदने की सोची। चारों ने अपना अपना $2.5 लाख का कोटा मिलाया, लेकिन उन्हें ये जानकर हैरानी हुई कि उस प्रॉपर्टी के मालिक भी उन चारों को ही बनना पड़ेगा। मतलब आप ये नहीं कर सकते कि पैसा सब मिलाएं और प्रॉपर्टी सिर्फ एक भाई के नाम पे हो। बिल्कुल। जब भी आप संपत्ति या निवेश जैसे कैपिटल अकाउंट लेन देन के लिए क्लबिंग करते हैं, तो उस संपत्ति या बैंक खाते में सभी का साझा मालिकाना हक होना जरूरी है। तो ठीक है, हमें नियम पता है और सीमा भी पता है। अब असली सवाल, इस पैसे का इस्तेमाल कहाँ कहाँ हो सकता है? इसका दायरा बहुत बड़ा है। इसे आसानी से समझने के लिए हम इसे 2 हिस्सों में बांटते हैं, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। हाँ, प्लीज इन्हें आसान भाषा में समझाइए, क्योंकि ये शब्द सुनने में थोड़े भारी लगते हैं। जरूर। इसे कहानी से समझते हैं। मान लीजिए एक परिवार है शर्मा जी का। उनकी बेटी कनाडा में पढ़ने जा रही है,
तो उसकी ट्यूशन फीस और रहने का खर्च भेजना, ये हुआ करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन। इसमें वो सारे खर्चे आते हैं जो संपत्ति बनाने से नहीं जुड़े हैं, बल्कि सेवाओं या रोजमर्रा की जरूरतों से जुड़े हैं, जैसे छुट्टियां मनाने विदेश जाना, किसी को तोहफा देना या फिर कोई बिजनेस ट्रिप। ठीक है, तो ये हो गया रोजमर्रा का खर्च। अब कैपिटल अकाउंट क्या है? अब शर्मा जी को लगता है कि हर साल किराए देने से अच्छा है कि बेटी के लिए वहां एक छोटा अपार्टमेंट ही खरीद लें। ये जो संपत्ति बनाने का फैसला है, ये आता है कैपिटल अकाउंट के दायरे में। इसका मतलब है विदेश में संपत्ति बनाना या लंबी अवधि का निवेश करना, जैसे विदेश में बैंक खाता खोलना, प्रॉपर्टी खरीदना या फिर किसी विदेशी कंपनी के शेयर खरीदना, मान लीजिए एप्पल या टेस्ला के। बिल्कुल। और LRS की पूरी इजाजत देता है। आप न सिर्फ शेयर खरीद सकते हैं, बल्कि म्यूचुअल फंड या वेंचर कैपिटल फंड में भी पैसा लगा सकते हैं। हमारे सोर्सेज में तो ये भी बताया गया है कि अगर आप किसी विदेशी कंपनी में डायरेक्टर बनते हैं, तो उसके लिए जरूरी क्वालिफिकेशन शेयर खरीदने की भी अनुमति है। यहां तक कि आप विदेश में अपनी कंपनी या जॉइंट वेंचर भी शुरू कर सकते हैं। तो मतलब संभावनाओं की कोई कमी नहीं है, पर कुछ लाल रेखाएं भी तो होंगी। ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनके लिए स्कीम का इस्तेमाल करने पर साफ साफ रोक है? हाँ, कुछ चीजें हैं जिन पर सख्ती से पाबंदी है। जैसे आप विदेशी एक्सचेंजों पर किसी भी तरह की सट्टेबाजी के लिए पैसा नहीं भेज सकते, मतलब मार्जिन ट्रेडिंग वगैरह। लॉटरी टिकट खरीदने या जुए से जुड़ी किसी भी गतिविधि के लिए भी इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। एक नियम मुझे थोड़ा अजीब लगा कि एक भारतीय दूसरे भारतीय के विदेशी खाते में तोहफा नहीं भेज सकता। ऐसा क्यों? इसका मकसद स्कीम के दुरुपयोग को रोकना है, खासतौर पर मनी लॉन्ड्रिंग को। इसके अलावा FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने जिन देशों को नॉन कोऑपरेटिव की लिस्ट में डाला है, वहां पैसा भेजना पूरी तरह मना है। और सबसे अहम, आतंकवाद से जुड़े किसी भी व्यक्ति या संस्था को पैसा भेजना तो एक गंभीर अपराध है। ठीक है, तो हमें नियम पता है, सीमा पता है, और क्या करना है और क्या नहीं ये भी पता है। लेकिन असल जिंदगी नियमों की सीधी लकीर पर तो नहीं चलती। चलिए शर्मा जी की कहानी पर वापस चलते हैं। मान लीजिए वो अपनी बेटी से मिलने कनाडा जा रहे हैं। क्या वो $2.5 लाख की पूरी रकम कैश में ले जा सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। कैश ले जाने की एक सीमा है। सुरक्षा और नियमों के लिहाज से ये बहुत जरूरी है। ज्यादातर देशों के लिए ये सीमा प्रति यात्रा $3,000 है। सिर्फ $3,000? हाँ, कुछ खास देश हैं जैसे इराक या लीबिया, जहां ये सीमा $5,000 तक है। और हज या उम्रा पर जाने वालों के लिए हज कमेटी द्वारा तय की गई सीमा लागू होती है। और मान लीजिए भगवान न करे उनकी बेटी को वहां किसी इलाज की जरूरत पड़ जाती है और अस्पताल का अनुमानित खर्च $2.5 लाख से कहीं ज्यादा है, क्या तब ये सीमा एक दीवार बन जाती है? ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल है और RBI ने इसका ध्यान रखा है। पढ़ाई और इलाज के मामले में अगर संस्थान या अस्पताल का अनुमानित खर्च LRS की सीमा से ज्यादा है, तो आप वो दस्तावेज अपने बैंक को दिखाकर ज्यादा रकम भेज सकते हैं। बैंक, जिसे यहाँ ऑथराइज्ड डीलर या AD कहते हैं, उन दस्तावेजों की पुष्टि करने के बाद इसकी इजाजत दे सकता है। यहाँ तक कि मरीज के साथ जाने वाले व्यक्ति के खर्च के लिए अलग से $2.5 लाख तक भेजे जा सकते हैं। आप कह रहे हैं कि प्रक्रिया सीधी है, लेकिन जब भी फॉर्म A2, KYC और बैंक की बात आती है तो आम आदमी को तो चक्कर आने लगते हैं। क्या ये जमीनी हकीकत में भी उतना ही आसान है? आपका शक जायज है। देखिए, ऑथराइज्ड डीलर या AD कोई रहस्यमयी संस्था नहीं है। ये आपका वही जाना पहचाना बैंक है, चाहे वो HDFC हो, ICICI हो या SBI। RBI ने इन्हें लाइसेंस दिया है कि वो विदेशी मुद्रा के लेन देन में एक गेट कीपर की भूमिका निभाएं। हर बार जब आप पैसा भेजते हैं तो आपको एक फॉर्म A2 भरना होता है और अपना पैन कार्ड देना तो अनिवार्य है। तो ये गेट कीपर यानी बैंक क्या क्या चेक करता है? बैंक की जिम्मेदारी बस फॉर्म भरवाना नहीं है, उसे ये पक्का करना होता है कि ग्राहक KYC और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग यानी AML के नियमों का पालन कर रहा है। अगर कोई नया ग्राहक है और बड़ी रकम भेज रहा है, तो बैंक को उसके खाते के पिछले 1 साल के स्टेटमेंट की जांच करनी चाहिए, ताकि ये तसल्ली हो सके कि पैसा सही स्रोत से आया है। वो ये भी पक्का करते हैं कि पैसा किसी प्रतिबंधित देश या संस्था को तो नहीं जा रहा। तो हाँ, थोड़ी कागजी कार्रवाई है, लेकिन ये पूरी व्यवस्था को सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए जरूरी है। चलिए मान लेते हैं कि सारी प्रक्रिया पूरी हो गई और पैसा विदेश पहुंच गया। शर्मा जी ने अपनी बेटी के लिए जो निवेश किया था उस पर उन्हें कुछ मुनाफा हुआ। क्या उस मुनाफे को भारत वापस लाना जरूरी है? ये LRS की सबसे बड़ी खासियतों में से एक है। भेजे गए पैसे और उससे होने वाली कमाई, जैसे निवेश पर मिला डिविडेंड या ब्याज, को विदेश में ही रखने और दोबारा निवेश करने की पूरी आज़ादी है। इसे भारत वापस लाने की कोई मजबूरी नहीं है।
ये निवेशकों के लिए गेम चेंजर है। और शर्मा जी की कनाडा यात्रा के बाद अगर उनके पास कुछ विदेशी करेंसी बच जाती है तो उसका क्या होगा? अक्सर लोग थोड़ी बहुत विदेशी मुद्रा घर ले आते हैं। नियम तो ये कहता है कि बची हुई विदेशी करेंसी को भारत लौटने के 180 दिनों के अंदर आपको बैंक में जमा कराना होता है। लेकिन हमारे सोर्सेज में यहाँ एक बहुत ही काम की छूट का जिक्र है। हाँ, और ये बहुत ही प्रैक्टिकल छूट है। कोई भी व्यक्ति 2000 अमेरिकी डॉलर तक की विदेशी मुद्रा अपने पास रख सकता है। इसमें नोट और ट्रैवलर्स चेक दोनों शामिल हैं। और विदेशी सिक्के रखने की तो कोई सीमा ही नहीं है। इसका फायदा यह है कि अगर आप बार बार विदेश यात्रा करते हैं तो अगली यात्रा के लिए आपको हर बार करेंसी बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो एलआरएस सिर्फ नियमों का एक सेट नहीं है। ये असल में एक ऐसा टूल है जो भारतीयों को पढ़ाई, इलाज, निवेश और परिवार की मदद के लिए पूरी दुनिया से जोड़ता है। ये काफी व्यवस्थित और लचीला भी है। देता है, लेकिन साथ ही जिम्मेदारियों का एक स्पष्ट ढांचा भी बनाता है ताकि इसका गलत इस्तेमाल ना हो। ये संतुलन ही इस स्कीम की सफलता की कुंजी है। ये जो इंडो नेपाल रेमिटेंस फैसिलिटी स्कीम है, ये पैसों के लेन देन का पुल आखिर काम कैसे करता, और शायद इससे भी जरूरी सवाल, इसे बनाने की जरूरत ही क्यों पड़ी? चलिए इसकी पूरी कहानी को समझते हैं। सोचिए, साल 2007 है। दिल्ली या मुंबई में काम करने वाला एक नेपाली मजदूर है। उसे अपने गांव पैसे भेजने हैं। तो उसके पास रास्ते क्या थे? ज्यादातर मतलब असुरक्षित और महंगे। इसी एक बड़ी समस्या को सुलझाने के लिए आरबीआई और नेपाल राष्ट्र बैंक ने मिलकर एक सिस्टम बनाया जिसकी कहानी आज हम इन दस्तावेजों में देख रहे हैं। बिल्कुल, उस दौर में पैसा भेजना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। ज्यादातर लोग, आप समझिए, अनौपचारिक तरीकों पर निर्भर थे, जिसे हम आम भाषा में हुंडी या हवाला भी कह देते हैं। अब इसमें जोखिम बहुत था। मतलब पैसा गलत हाथों में जा सकता था, समय पर पहुंचेगा या नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं थी, और अक्सर बिचौलिए एक मोटी रकम कमीशन के तौर पे काट लेते थे। यानी भेजने वाले की मेहनत की कमाई का एक अच्छा खासा हिस्सा तो रास्ते में ही खो जाता था, और अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो शिकायत करने के लिए कोई आधिकारिक जगह भी नहीं थी। यही सबसे बड़ी दिक्कत थी। कोई जवाबदेही नहीं थी। तो इसी असुरक्षा और अनिश्चितता को खत्म करने के लिए एक औपचारिक, एक सुरक्षित और भरोसेमंद चैनल की जरूरत महसूस की गई। इसीलिए मई 2008 में दोनों देशों के केंद्रीय बैंकों ने मिलकर इस योजना को शुरू किया। मकसद बिल्कुल साफ था। क्या था? भारत में काम कर रहे लाखों नेपाली प्रवासियों के लिए घर पैसा भेजने का एक सीधा और सुरक्षित रास्ता बनाना। और उन्होंने इसे भारत के मौजूदा नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर यानी NEFT सिस्टम पर बनाया। ये तो बहुत ही समझदारी भरा कदम लगता है। हाँ, मतलब एक नई प्रणाली को शून्य से बनाने की बजाय उन्होंने एक पहले से स्थापित और मजबूत नेटवर्क का इस्तेमाल किया। बिल्कुल। हाँ, ये एक सफल घरेलू प्रणाली को सीमा पार लेन देन के लिए इस्तेमाल करने का एक बेहतरीन उदाहरण है। लेकिन इन दस्तावेजों में जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो है इस योजना का डिजाइन। वो बहुत खास है। एक मिनट, जैसे ही मैंने दस्तावेजों को देखना शुरू किया, मुझे एक बात थोड़ी अजीब लगी। इसमें लिखा है कि पैसा सिर्फ भारत से नेपाल भेजा जा सकता है, नेपाल से भारत नहीं। ये एक तरफा क्यों है? ये सवाल इस योजना की आत्मा तक ले जाता है। इसका एक तरफा होना ही इसकी सबसे बड़ी खासियत है। अच्छा। हाँ, ये कोई सामान्य अंतर्राष्ट्रीय मनी ट्रांसफर सिस्टम नहीं है। इसे सिर्फ एक समूह की जरूरत को पूरा करने के लिए बनाया गया था। यानी भारत में काम करने वाले नेपाली प्रवासी श्रमिक। बिल्कुल, ये उन्हीं के लिए डिजाइन किया गया एक समर्पित चैनल है। ये दिखाता है कि नीति बनाते समय लक्ष्य कितना स्पष्ट था। और शायद इसी स्पष्टता की वजह से इसमें पैसों की सीमा भी तय की गई है। एक बार में ज्यादा से ज्यादा 2 लाख भारतीय रुपए। हाँ, ये सीमा साफ करती है कि इसका मकसद व्यक्तिगत और पारिवारिक जरूरतें पूरी करना है, ना कि कोई बड़ा व्यावसायिक लेन देन। सही बात है। लेकिन इसमें एक और परत है जो जमीनी हकीकत की गहरी समझ को दिखाती है। अगर कोई व्यक्ति बिना बैंक खाते के, मतलब वॉक इन कस्टमर के तौर पर नकद जमा करके पैसे भेजता है, तो उसके लिए सीमा 50,000 रुपये प्रति ट्रांजैक्शन है। अच्छा। और वो साल में ऐसा सिर्फ 12 बार ही कर सकता है। ये नियम कागज पर तो बहुत अच्छा लगता है। मतलब बिना खाते वालों को सुविधा भी दे रहा है और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे जोखिमों को भी कम कर रहा है। लेकिन क्या इससे जमीनी स्तर पर कोई दिक्कत नहीं आती? जैसे क्या हर बैंक का कर्मचारी किसी एक व्यक्ति की 12 ट्रांजैक्शन की सीमा को ट्रैक कर पाता है? जब भी कोई व्यक्ति अपनी आईडी से ट्रांजैक्शन करता है तो सिस्टम उसकी गिनती रखता है। 12 ट्रांजैक्शन पूरे होने के बाद वो अपने आप रोक देता है। ओके। तो ये तकनीक और नियमों का एक अच्छा संतुलन है।
और इस योजना का सबसे समावेशी पहलू तो यही लगता है कि बिना बैंक खाते वाले लोग भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यहीं पे एक तकनीकी सवाल आता है। बिना खाते के पैसा एक देश के सिस्टम से दूसरे देश के सिस्टम में सुरक्षित रूप से जाता कैसे है? पर्दे के पीछे क्या चल रहा है? यही पर इस प्रणाली की खूबसूरती दिखती है। जब कोई व्यक्ति बिना खाते के पैसे भेजता है तो केवाईसी मतलब अपने ग्राहक को जाने के नियम लागू होते हैं, लेकिन बहुत ही लचीले तरीके से। हाँ, मैंने भी दस्तावेजों में देखा, पहचान के लिए सिर्फ पासपोर्ट या पैन कार्ड ही नहीं, बल्कि मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस या यहाँ तक कि नियोक्ता द्वारा जारी किया गया फोटो पहचान पत्र भी मान्य है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि उन्होंने असल मजदूरों की जरूरतों को समझा, जिनके पास शायद सारे औपचारिक दस्तावेज ना हों। सही बात है। बिल्कुल, ये वित्तीय समावेशन का एक क्लासिक उदाहरण है और इसीलिए मैं कहता हूं कि जेआईबी जैसी बैंकिंग परीक्षाओं की तैयारी करने वालों के लिए ये एक बेहतरीन केस स्टडी है। अच्छा, कैसे? ये सिखाता है कि कैसे नियमों को लचीला बनाकर उन लोगों तक पहुंचाया जा सकता है जो पारंपरिक बैंकिंग के दायरे से बाहर हैं। सिस्टम में भेजने वाले और पाने वाले दोनों का नाम, पता और फोन नंबर दर्ज किया जाता है, तो हर ट्रांजैक्शन का एक डिजिटल रिकॉर्ड बन जाता है। इससे पहुंच और सुरक्षा के बीच संतुलन बना रहता है। ठीक है, तो ये साफ है कि ये सिस्टम किनके लिए और क्यों बनाया गया। अब जरा इसकी यात्रा को ट्रैक करते हैं। जब कोई व्यक्ति भारत के किसी बैंक में पैसा जमा करता है तो वो नेपाल के किसी दूर-दराज के गांव में बैठे अपने परिवार तक पहुंचता कैसे है? ये पूरी प्रक्रिया आप समझिए एनईएफटी के मजबूत नेटवर्क पर चलती है। भारत के किसी भी बैंक से शुरू हुआ ट्रांजैक्शन एनईएफटी के बैच में प्रोसेस होकर मुंबई पहुंचता है। वहां से भारतीय स्टेट बैंक मतलब एसबीआई एक नोडल बैंक की भूमिका निभाता है। एक मिनट, एसबीआई को ही नोडल बैंक क्यों चुना गया? कोई खास वजह थी? हाँ, इसके पीछे एक बहुत बड़ा रणनीतिक कारण था। एसबीआई की नेपाल में एक सहायक कंपनी है, नेपाल स्टेट बैंक लिमिटेड यानी एनएसबीएल, और एनएसबीएल का नेपाल में शाखाओं और एजेंटों का सबसे बड़ा और भरोसेमंद नेटवर्क है। अच्छा, तो ये बात है। हाँ, एसबीआई को नोडल बैंक बनाने का मतलब था कि पैसा सिर्फ काठमांडू जैसे बड़े शहरों तक ही नहीं, बल्कि नेपाल के दूर दराज के गांवों तक भी विश्वसनीय तरीके से पहुंचेगा। तो एसबीआई एक तरह से भारत और नेपाल के बैंकिंग सिस्टम के बीच एक पुल का काम करता है। बिल्कुल, पैसा एसबीआई के विशेष पेमेंट गेटवे से नेपाल स्टेट बैंक लिमिटेड को भेजा जाता है और फिर वहां से लाभार्थी को भुगतान होता है। लेकिन यहाँ एक और बात है, पैसा भारत से भारतीय रुपए में भेजा जाता है, पर नेपाल में लाभार्थी को नेपाली रुपए में मिलता है। इस मुद्रा विनिमय को कौन और कैसे संभालता है? मुद्रा विनिमय उस दिन के मौजूदा एक्सचेंज रेट पर नेपाल स्टेट बैंक लिमिटेड द्वारा किया जाता है। यह प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी होती है। लाभार्थी को भुगतान करने से पहले विनिमय दर के बारे में बताया जाता है। ठीक है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि पैसे के मूल्य में कोई हेरफेर न हो। और जाहिर है, जब हम सीमा पार पैसे भेजने की बात करते हैं, खासकर जब नकद लेन देन भी शामिल हों, तो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्त पोषण का मुकाबला मतलब एएमएल और सीएफटी जैसे कड़े नियम भी लागू होते होंगे। बिना किसी ढील के हर भेजने वाले बैंक की ये जिम्मेदारी है कि वो आरबीआई द्वारा निर्धारित केवाईसी, एएमएल और सीएफटी के सभी दिशा निर्देशों का पालन करे। हर ट्रांजैक्शन की निगरानी होती है। जैसा हमने पहले बात की, गैर खाता धारकों से पहचान पत्र लेना और उनका रिकॉर्ड रखना, ये सब इसी प्रक्रिया का हिस्सा है। ये सुनिश्चित करता है कि इस सुविधा का दुरुपयोग ना हो। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो इसका असल मतलब क्या है? ये सिर्फ एक मनी ट्रांसफर सिस्टम से कहीं ज्यादा लगता है। बिल्कुल, अगर हम इसे एक बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये सिर्फ एक वित्तीय पाइपलाइन नहीं है। ये एक ऐसा वित्तीय ढांचा है जो दो देशों के बीच पैसे के एक बहुत बड़े प्रवाह को औपचारिक अर्थव्यवस्था का हिस्सा बनाता है। मतलब जो पैसा पहले हुंडी जैसे अनौपचारिक चैनलों से जाता था, हाँ, जिस का कोई रिकॉर्ड नहीं होता था और जो जोखिम भरा था, ये योजना उसे एक पारदर्शी, सुरक्षित और कानूनी दायरे में लाती है। और इसका एक और मतलब है, ये सिर्फ एक पेमेंट सिस्टम नहीं बल्कि विदेश नीति का एक टूल भी हो सकता है। इस एक स्कीम से भारत नेपाल में लाखों परिवारों की आर्थिक स्थिरता में सीधे तौर पर भागीदार बन जाता है। सही बात है। और आज की हमारी ये चर्चा जेआईबी की तैयारी कर रहे लोगों के लिए भी एक जरूरी क्लास की तरह है। हाँ, ये समझना कि पॉलिसी कैसे बनती है और जमीन पर कैसे काम करती है, बहुत महत्वपूर्ण है।
तो आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। हाँ, और अगली बार हम एक और दिलचस्प विषय पर बात करेंगे। जुड़े रहिए। बिल्कुल। और अगर आपको हमारे ये प्रयास पसंद आ रहे हैं तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आपका सपोर्ट हमें वाकई बहुत मोटिवेट करता है। धन्यवाद। आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। हाँ, और अगली बार हम एक और दिलचस्प विषय पर बात करेंगे। जुड़े रहिए। बिल्कुल। और अगर आपको हमारे ये प्रयास पसंद आ रहे हैं तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आपका सपोर्ट हमें वाकई बहुत मोटिवेट करता है। धन्यवाद।